नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं BSTC प्रथम वर्ष को लेकर। और BSTC प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है, जो हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य और आकलन को लेकर हैं। तो हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वह प्रकरण है मातृभाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों को लेकर। मातृभाषा शिक्षण में मूल उद्देश्य कौन कौन से हैं और ऐसे मूल उद्देश्यों को लेकर हम इस इकाई में अध्ययन का प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ में हम आज का जो हमारा मुख्य शिक्षण बिंदु है वह है व्यावहारिक व्याकरण को लेकर। साथियों, किसी भी भाषा में व्यावहारिक व्याकरण क्या होता है? व्यावहारिक व्याकरण वह होता है जो भाषा के साथ साथ में व्याकरण के नियमों की जानकारी दी जाए, जिसको हम हिंदी में भाषा संसर्ग विधि भी कहते हैं, जो वर्तमान में प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के साथ में वर्तमान में राज्य सरकार की पाठ्यपुस्तकों में संचालित की गई है। तो कविता, कहानी या किसी भी ऐसी संस्मरण या विधा के साथ में व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, ये भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। तो व्यावहारिक व्याकरण वह है जो भाषा के ज्ञान के साथ साथ में उनको व्यावहारिक, जो मतलब एक भाषा को समझने, सुनने और अपनी बात को कहने एवं समझने में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, वह व्यावहारिक व्याकरण कहलाता है। तो व्यावहारिक व्याकरण हर भाषा में व्यावहारिक व्याकरण का अपना एक महत्व है, ताकि बालकों के भाषाई संबंधी जो ज्ञान है उनको विकसित किया जाए, उन्हें संवर्धित किया जाए। इसलिए व्यावहारिक व्याकरण को लेकर हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो व्यावहारिक व्याकरण हम किसे कहेंगे, या उसमें महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, या व्यावहारिक व्याकरण के माध्यम से हम भाषा के किन किन पक्षों को उद्दीप्त कर सकते हैं, किन किन पक्षों को हम एक विकसित कर सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं, और इनके अध्ययन से बालकों में किस प्रकार की जो मतलब कौशल या दक्षताएं हासिल हो सकती हैं, जो उनके भाषा संबंधी ज्ञान को संवर्धित करने में एक सहायक की भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं हमारे प्रथम बिंदु, जो कि ध्वनि के आधार पर शब्दों की समानता व असमानता को पहचानने की क्षमता का विकास करना। ध्वनि के आधार पर शब्दों की समानता या असमानता, शब्दों की समानता या असमानता को पहचानने की क्षमता को विकसित करना। साथियों, इस व्यावहारिक व्याकरण के माध्यम से हम इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं कि जिनकी जो शब्दों की प्रकृति दिखने में लगभग समान है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से उनका भाषाई अर्थ किस प्रकार है, उनका अर्थ क्या निकलकर सामने आता है, तो उस व्याकरण के माध्यम से ही, व्यावहारिक व्याकरण के माध्यम से ही उसके सही अर्थ को हम पहचान सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि प्रसाद और प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है, दोनों की प्रकृति की दृष्टि से दोनों लगभग समान है, लेकिन ध्वनियों की व्यावहारिक व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो प्रसाद का मतलब होता है देवताओं के द्वारा, देवताओं का भोग या देवताओं के लिए तैयार किया गया भोग, जो उनका भोजन सामग्री है। और प्रासाद का मतलब होता है जो महलों को कहते हैं। जैसे राजा महाराजाओं की जो महल होते थे, उन्हें हम उनको प्रासाद भी कह सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अस्त्र है, शस्त्र हैं, या फिर हम इस तरह से माने कि द्विज और द्विज, दीप और द्वीप। बड़े द्वीप की मात्रा जाती है तो उसका मतलब होता है कि जैसे छोटे द्वीप की मात्रा तो हाथी है, एक द्वीप आ जाता है तो उसका मतलब होता है पठारी भाग, या किसी समुद्र या पानी में जो उथली जमीन होती है उसको हम द्वीप कह सकते हैं। तो ये होता है कि व्यावहारिक व्याकरण के माध्यम से हम शब्दों की समानता व असमानता को हम परख सकते हैं। अगला जो बिंदु है साथियों हमारे समक्ष, वह है प्रत्यय उपसर्ग के आधार पर शब्द निर्माण की क्षमता। साथियों, ये भी एक महत्वपूर्ण है कि प्रत्यय व उपसर्ग के माध्यम से शब्द निर्माण की क्षमता को विकसित कर सकते हैं।
क्योंकि प्रत्यय हम उन्हें कहेंगे जो किसी भी ऐसे शब्दांश जो धातु जो मतलब शब्द के मतलब जो शब्द के अंत में लगकर उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, वह कहलाएंगे प्रत्यय। जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके शब्द का रूप परिवर्तन कर देते हैं, वो कहलाएंगे प्रत्यय। और उपसर्ग वह धातु है, या फिर यूँ मान सकते हैं कि वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के आगे लगकर, उसके मूल शब्द के पूर्व में लगकर उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं, किंचित परिवर्तन कर देते हैं, तो वो कहलाएंगे उपसर्ग कहलाएंगे। तो साथियों, उपसर्ग के माध्यम से शब्दों का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं? जैसे कि मतलब उपसर्ग है ये प्रत्येक के माध्यम से, जैसे हम बोलते हैं प्रत्येक, तो प्रति धन एक, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए, तो हर व्यक्ति के लिए हम प्रत्येक शब्द का उपयोग कर दिया, तो वहाँ पर एक शब्द बन जाता है जो एक प्रत्यय, जो प्रत्येक या जो कह सकते हैं प्रत्यय या उपसर्ग के माध्यम से बन सकता है। इसी तरह से मतलब शब्दों का निर्माण करने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। हमारे हिंदी भाषा में 22 उपसर्ग दे रखे हैं, तो उन उपसर्गों का उपयोग करते हुए 22 ही प्रत्यय दे रखे हैं, मूल प्रत्यय 22 दे रखे हैं, तो उनका उपयोग करते हुए हम किस प्रकार से शब्द निर्माण की क्षमता का विकास बालकों में कर सकते हैं। अगला बिंदु हमारे समक्ष है अर्थ के आधार पर शब्दों की समानता व असमानता को पहचानने की क्षमता का विकास करना। अर्थ के आधार पर साथियों, अर्थ के आधार पर जैसे मैंने बताया था कि अर्थ किसी शब्दों की दिखने में समानता समान है, लेकिन अर्थ के आधार पर वो भिन्नता रखते हैं, जैसे द्विज द्विज हैं। और उसी तरह से ध्वनि की समानता है, जैसे हम किसी में जैसे ध्वनि की समानता वहाँ पर यह आती है क्योंकि शब्द के आधार पर अर्थ और शब्द की समानता या असमानता तय करें, या ध्वनि के आधार पर। तो मैं एक बार फिर से आपको इस बारे में बता दूं कि अर्थ के आधार पर दो शब्दों की जो उच्चारण की जो दृष्टि से दोनों शब्दों का उच्चारण समान रूप से किया जाएगा, जैसे द्विज और द्विज, द्वीप और दीप। तो ये दोनों ये सब अस्त्र शस्त्र, लेकिन इनका उच्चारण तो समान रूप से किया जाएगा, लेकिन अर्थ अलग अलग निकलता है, प्रसाद और प्रसाद। लेकिन ध्वनि के आधार पर शब्दों की समानता व असमानता को भी अलग माना जाता है। ध्वनि के आधार पर शब्दों में उस ध्वनि को पहचाना जाता है। जैसे हम किसी भी ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जिसमें जैसे किसी में मात्रा के आधार पर भी उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, तो उस मात्रा के आधार पर उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो भी जैसे ग्रहण और ग्रहण, ग्रहण का मतलब ग्रह और ग्रह, ग्रह का मतलब एक तो उसका अर्थ ग्रह का मतलब ही वही होगा, और एक ये होता है कि ध्वनि, दोनों में ध्वनि तो समान आ रही है, लेकिन उसमें अर्थ ध्वनि के आधार पर तो हम सभी अर्थों को पहचान सकते हैं कि इसमें मात्रा छोटी दी गई है, इसमें मात्रा बड़ी दी गई है। जैसे हम कोई दीपक का उदाहरण लेते हैं, तो दीपक में किसी में छोटी मात्रा होती है, किसी में बड़ी मात्रा होती है, तो हम उसके आधार पर शब्दों की पहचान कर सकते हैं, या समानता या असमानता को हम परख सकते हैं कि इसमें सही शब्द कौन सा होगा। मात्राएं के हिसाब से ये शब्द शुद्ध हैं, ये शब्द अशुद्ध हैं, तो हम शब्दों की शुद्धता व अशुद्धता उसकी ध्वनि के आधार पर, उसके अर्थ के आधार पर पहचान सकते हैं। तो साथियों, ध्वनि के आधार पर हम शब्दों को उनकी प्रकृति के आधार पर पहचान सकते हैं, और अर्थ के आधार पर शब्दों की समानता व असमानता को हम पहचान सकते हैं। तो इसलिए बालकों में व्यवहारिक व्याकरण को मतलब व्यवहारिक व्याकरण को अपनाना चाहिए, और भाषा के ज्ञान के साथ साथ उनमें भाषा संबंधी ज्ञान को भी विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।